चलिए पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिटिकल साइंस में शुरू करने से पहले एक आज क्या हुआ पता है तुम लोग को कि धर्मेंद्र प्रधान क्या दे दिया? देखो, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब आप तानाशाही करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, और गलत काम करोगे तो झुकना ही पड़ेगा। ये सब योग्य मंत्री जो बात था भी नहीं, एक से एक योग्य मंत्री है, उसको बढ़िया से करके देना चाहिए। चलिए, ये तो फिलहाल पॉलिटिक्स की बात हुई। पहला सवाल पॉलिटिक्स से है। देखो, बताओ कैबिनेट का हेड कौन होता है? बताओ, प्रधान केंद्र में। राज्य में कौन होता है? सीएम। चले, अच्छा, प्रधानमंत्री के पास कौन कौन कार्यालय का हेड होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, साथ साथ वो कुछ कुछ कार्यालय के हेड भी होते हैं। बताओ कौन कार्यालय के हेड होते हैं प्रधानमंत्री? नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और कोई बताओ? कैबिनेट का हेड हो गया। और देखिए, और देखो, लिखो, क्वेश्चन लिखिए। परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के के अध्यक्ष कौन होते हैं? लिखो, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन? देखिए, जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष है ना, मतलब उसके जो है वो पीएमओ के अंदर आते हैं। मतलब ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आते हैं। कौन? हाँ, परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन होते बुआ? ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना ही नहीं, जो भी स्पेस होता है, स्पेस जानते हो ना, जैसे इसरो है, इसरो किसके कंट्रोल में आता है? प्रधानमंत्री। लिख लो, यो लिख लो, इसरो किसके कंट्रोल में आता है? लिखो, प्रधानमंत्री कंट्रोल में। इसरो, इसरो जो होता है प्रधानमंत्री के कंट्रोल में आता है। ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म लिख लो इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत? ये भी किसके अंदर आते हैं? प्रधानमंत्री। इसरो का स्थापना कब हुआ था? हाँ, वेरी गुड। 1900 लिख लो, स्थापना लिख लो, 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त, जब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, है ना। तो मच्छर बदल ले दो। 15 अगस्त 1900। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर। इहो लिख लो, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है, समझे। देखिए, तो बता रहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजुकेशन है, एनर्जी है, डीएई, इसे क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना। इसे कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग ये किसके अंतर्गत काम करता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत करता है। याद हो गया? तो डीएई का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। लिख लो, जहाँ लिखे हो परमाणु ऊर्जा विभाग, उसके इंग्लिश में लिखो डिपार्टमेंट ऑफ DEPARTMENT, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ATOMIC, एटॉमिक एनर्जी, ENERGY। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो किसके अंदर काम करता है? प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय उसका हेड होता है। कोई दिक्कत? समझ आया जी? बताओ कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति थे जिसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? बोलो, कौन राष्ट्रपति थे जिसने वीटो पावर का यूज किया था? हाँ, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने, देखो क्या हुआ था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट भी लाया था हमने ना, उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। किस वीटो का? तो पॉकेट वीटो का यूज सबसे पहले किसने किया था? लिखो, क्वेश्चन लिखो, पॉकेट वीटो का यूज सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो का यूज
पॉकेट विटो का यूज सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? असल के ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आया समझ में? लिख लो, लिखो, नोट में लिखो, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में आया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में आया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक कब आया था बुआ? 1986 में, समझे? इसी में ये याद करना, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक किसने यूज किया था पॉकेट विटो सबसे पहले? अच्छा, कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया बताओ, जिसका कोई विरोध ही नहीं हुआ? समझ आया? जिसका कोई अपोजे नहीं हुआ, मतलब निर्विरोध। बताओ कौन राष्ट्रपति हैं जिनका आज तक विरोध ही नहीं हुआ? बताओगे? 9 से नाम है, 9, पहला नाम है 9, बताओगे? पहला नाम है नी ल म, नीलम, नीलम, और बोलो पूरा नाम, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव, लिखो कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी नाम था, नीलम संजीवा रेड्डी, है ना? लिखिए, वो नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनको बिना अपोज किए हुए चुना गया, निर्विरोध। क्या नाम था? नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए, तो पॉकेट विटो का यूज किसने किया अभी पढ़ा है मैंने, बताओ? ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम है? एकमात्र सिख इस प्रेसिडेंट, लिख लो वहां पर, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में लिख लो नोट में करके। एकमात्र सिख राष्ट्रपति, सिख धर्म के राष्ट्रपति, सिख धर्म से बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है? तो ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? राष्ट्रपति, हाँ। और निर्विरोध कौन चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अच्छा, लिखो कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के पूर्व स्पीकर थे? कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के पूर्व स्पीकर थे? कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के पूर्व स्पीकर थे? कौन राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के पूर्व स्पीकर थे? है ना? याद कर लेना, यही थी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो मतलब पहले लोकसभा के स्पीकर थे, है ना? अब बाद में क्या बने? लिख लो 6 में छठे राष्ट्रपति, नीचे लिख लो, छठे राष्ट्रपति रहे थे, है ना? वे भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पद से सीधा क्या बन गए? राष्ट्रपति। और वो भी निर्विरोध। क्या बने थे? निर्विरोध। कौन चुने गए थे? पढ़ने लाओ। हाँ, तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध आए थे, है? और वो लोकसभा के पहले स्पीकर, मतलब इस राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर थे। स्पीकर से डायरेक्ट क्या बन गए? उनका कोई अपोज नहीं हुआ। और प्रथम सिख राष्ट्रपति यानी। अच्छा, पॉकेट विटो में क्या होता है? क्या होता है बताइए? तो ना तो पॉकेट विटो में राष्ट्रपति कहता है यस ना नो, कुछ नहीं। कोई बिल आया ना तो उसको रिटर्न करता है, ना तो उसको डन करता है, उस पर स्वीकृति भी नहीं देता है, जेबी में रख लेता है। जैसे है ना पॉकेट में क्या करेगा? रख लेगा। कौन रख लेगा? पॉकेट विटो में राष्ट्रपति ना तो किसी बिल को स्वीकृति प्रदान करते हैं कि ठीक है ओके पास कर देते हैं, और ना कुछ बोलते हैं। पॉकेट में विटो मतलब
जे भी रख लिया, समझे? तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, पॉकेट विटो क्या है? देखिए, पॉकेट विटो एक ऐसा विटो पावर है, 3 प्रकार का विटो पावर होता है, बताना है कौन कौन होता है आप लोग कमेंट में। देखिए, पॉकेट विटो ऐसा विटो होता है जिस पर राष्ट्रपति ना तो बिल पर स्वीकृति प्रदान करते हैं और ना ही उसको वापस करते हैं, सीधे पॉकेट में रख लेते हैं, जेबी में रख लेते हैं। ठीक है, समझ आया? कौन, कोई दिक्कत? तो पॉकेट विटो पावर यही होता है। कोई दिक्कत है? तो पॉकेट को क्या करते हैं, ना तो बिल को ना तो ओके करते हैं ना मना करते हैं, पॉकेट में क्या किया, यही पॉकेट विटो पावर होता है। चलिए, तो सबसे पहले पॉकेट विटो पावर का यूज किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, एक होता है निलंबनकारी विटो, ये क्या होता है? सस्पेंसिव विटो क्या होता है, कोई बताओ? देखिए, देखो, एक होता है, ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, 3 प्रकार का विटो पावर होता है, समझ लो, थोड़ा सा बताते हैं। एक होता है निलंबनकारी विटो, इसे एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, ये विटो का यूज। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति वापस कर देता है बिल को, चलो इस बिल को वापस कर देगा, फिर से रीविचार करिए, पुनर्विचार करिए, तो कौन विटो कहलाता है? सस्पेंसिव विटो। कौन सा विटो? निलंबनकारी विटो। लिखो, ठीक है, निलंबनकारी विटो क्या होता है, इसमें लिखो सस्पेंसिव विटो, SUSPENSIVE, सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो लिखिए, इस पर राष्ट्रपति इस पर राष्ट्रपति ने बिल को इस पर राष्ट्रपति बिल को वापस पुनः विचार के लिए भेज देते हैं वापस, कि इस पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें ये फलना बिंदु गलती है, उसको आप सुधार करिए, इसे रिकंसीडर करिए। इस पर राष्ट्रपति बिल को पुनः विचार के लिए वापस कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इधर ध्यान दो, समझ आ गया? तो एक हो गया पॉकेट विटो, किसने पॉकेट विटो का यूज किया था? यानी जैल सिंह। एक होता निलंबनकारी विटो, सस्पेंसिव विटो, जिसमें राष्ट्रपति क्या करते, बिल को वापस भेज देते हैं, किसके पास? पार्लियामेंट के पास। जब राष्ट्रपति को लगता है इसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें ये चीज बिल ये थोड़ा गड़बड़ है, उसको। थर्ड लिखिए आंतरिक विटो, आत्यंतिक विटो, ओ आकार, आधा तो, य ऊपर अंशवार, तो हर्षिकार क। अत्यंतिक विटो, आत्यंतिक विटो, आत्यंतिक लिखो, अब्सोल्यूट विटो, ABSOLUTE, अब्सोल्यूट विटो, इसे हम अब्सोल्यूट विटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति पूरा रूप से खारिज कर देता है, समझे? इसमें ना तो पॉकेट में लेता है न वापस, सीधे क्या कर दिया, खारिज, रिजेक्ट, हटाओ, सीधे कार्य करता है क्या, रिजेक्ट। लिखो, इसमें राष्ट्रपति बिल को पूरे रूप से खारिज कर देता है, बिल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, कानून नहीं बन पाता। लिख लो, बिल पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, बिल को पूरे वापस कर देते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया बच्चों? तो अब्सोल्यूट विटो का यूज सबसे पहले किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले राजेंद्र बाबू ने किया था। किसने किया था, लिख लो, लिखो, आत्यंतिक विटो का यूज सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किया था किस विटो का यूज? अब्सोल्यूट विटो का यूज, है ना? तो कोई पूछेगा तो अब बताएंगे, अब्सोल्यूट विटो का यूज सबसे पहले किसने किया था? हाँ,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस मामले में किया था बताओ? देखो वो मामला था पेप्सू राज, लिख लो पेप्सू राज के मामले को, वहां पर पेप्सू राज के मामले में, पेप्सू राज के मामले में, है ना। पेप्सू, देखो उस समय जो पंजाब था ना, पंजाब का पहले का नाम क्या था? पेप्सू। क्या नाम था बुआ? पेप्सू। पेप्सू में पांच छह घराने थे, है ना। पांच छह क्या थे? घराना मिलकर क्या बना था? पेप्सू राज। तो पेप्सू राज में देखो हुआ क्या स्टोरी। पेप्सू राज में ये हो गया था बेसिकली कि प्रेसिडेंट रूल लग गया था। क्या लग गया था? तो जब तक ये बिल आता इनके पास तो प्रेसिडेंट रूल क्या हो गया था? खत्म हो गया। तो इन्होंने बिल को क्या कर दिया? वापस कर दिया। समझे? तो बताइए कितने प्रकार का विटो पावर होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन? पहला पॉकेट विटो पावर, पहला या दूसरा कोई भी, मतलब तीनों समझा रहे हैं शुरू से। पॉकेट विटो, राष्ट्रपति पॉकेट में रख लेते हैं, ना तो इसको ओके कहते हैं ना तो उसको कुछ जवाब देते हैं। किसने यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। फिर मैंने बोला निलंबनकारी विटो, सस्पेंसिव विटो। इस पर क्या करता है? राष्ट्रपति बिल को वापस कर देता है। किसको वापस कर देता है? पार्लियामेंट को, कि इस बिल को रिकंसिडर करिए, इसको फिर से पुनर्विचार करिए, है ना। इसका यूज अटल बिहारी, क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तीसरा बिट्टो होता है अब्सोल्यूट बिट्टो, अत्यंतिक बिट्टो, जिसमें पूरी तरह क्या करता है? खारिज। एक बार खारिज कर दिया तो दोबारा यूज नहीं होगा। तो विट्टो पावर ध्यान रखना है, किसका पावर होता है? राष्ट्रपति का पावर। चले, सब जरूरी है ना। पूरा फुल डिटेल से पढ़ा रहा छियो। चले, समझ आ गया? चले, इन सब ध्यान रखना है। लिखो 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा किसी कारखाने या खादान में खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। या कौन सा अनुच्छेद कहता है? 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा किसी कारखाने या खादान में, किसी कारखाने या खादान में रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखो ध्यान सुनिए। है ना। तो लिख लो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। किस पर कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 उम्र से कोई बच्चा, उम्र का कोई से कम कोई बच्चा आप जबरदस्ती जो है, या कम जबरदस्ती क्या, वैसे भी आप फोर्स लेबर या जनरल लेबर में काम नहीं करवा सकते हैं। समझे? क्या बोले? बोलो। चलो तो हाँ, इसमें कहा गया है 24 साल, सॉरी 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा जो है ना, उसको आप किसी भी कारखाने में, दुकान पर नहीं रख सकते हैं। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का होता था ना, जैसे खेमा का कहानी सुने ना, आठवां में, आठवां नहीं सुने? खेमा कसारा कॉलोनी में काम करता था उसको। हाँ तो वही, तो इसी को रोकने के लिए, इसी को उन्हें अनुच्छेद 23 भी यही कहता है। 23 कहता है बिना जबरदस्ती, जबरदस्ती आप किसी काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 23। और 24 में उम्र दे दिया है, कितना साल? 14 साल से नीचे बच्चों को। लेकिन अनुच्छेद 23 क्या है? लिखो, देखो अनुच्छेद 23 क्या है? लिखो, यह इंसानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री, यह इंसानों मतलब विशेषकर, लिखो महिलाओं और बच्चों की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यापार में नहीं लगा सकते हैं। देखो क्या लिखा? इंसानों, विशेषकर महिलाओं बच्चों की खरीद बिक्री, खरीद बिक्री, खरीद मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति या किसी प्रकार के खराब काम में, किसी प्रकार खराब काम में नहीं लगा सकते हैं, है ना। समझे?
कोई दिक्कत है? याद हुआ? क्या बोले? बेस्याओं को नहीं। देखो कोनो बच्चा है, कोई बच्चा है, और इसको कई बार होता है ना, बच्चा खरीद लेता है लोग, खरीद के उसको बेच देता है बड़ा बड़ा सेठ के पास। 11 साल की लड़की को बेच देता है, उसका जिस्म का नुमाइश होता है वहाँ पर। ये सब गलत चीज़ कर दिया है, इसको इलीगल कर दिया। क्या कर दिया है? इलीगल नहीं होता है, समझे? या कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, इसको बेच करके भीख मंगाया जाता है, नहीं होता है? नहीं देखते हो, खूब चलता है रैकेट सब। छोटा बच्चा का तो हथौड़ा दे देगा, बोलेगा जाओ भीख मांगो रेलवे स्टेशन पर। तो बच्चा से नहीं काम करवाता है, जैसे मतलब। तो क्या है इसमें, ध्यान दीजिए बच्चों, छोटा बच्चा और बच्चा, महिलाओं को क्या है, आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। खरीद बिक्री करोगे तो गलती हो दिक्कत हो जाएगा, और इसको खरीद बिक्री नहीं करना गलत चीज़ हो जाएगा आर्टिकल 23 में। और वेश्यावृत्ति मतलब, वेश्यावृत्ति मतलब कि आप किसी को वेश्या बने मजबूर करते, किसी को पैसा का दिक्कत है तो क्या करते हैं, तो उसको पैसा दे करके उसको वेश्यावृत्ति में ढकेल देते हैं, तभी ना होता है वेश्यावृत्ति। है, कम उम्र में पैसा नहीं है तो जाओ, कितना चाहिए, 1 लाख टका चाहिए तो लो, अब तुमको हमको खुश करो, या फल्ला के पास जाओ। ऐसा ही होता है वेश्यावृत्ति। तो वेश्यावृत्ति हो गया। चलिए, तो इन सब पे रोक है, कौन लगाया है रोक? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या है? उम्र कह दिया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पे। अच्छा, आर्टिकल 23 और 24 जो है, ये बेसिकली शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, समझे? किसा है? फंडामेंटल राइट है। तो लोग पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट, तो एक फंडामेंटल राइट ये भी है। कौन? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है? आर्टिकल 23 और 24। क्या बोले? आर्टिकल 23 24 क्या है? अधिकार। तो कोई पूछेगा तो बता देना, है ना? ये सब पूरा समझने का प्रयास करो, फुल्ली डिटेल में बता रहे हैं। देखो 23 में ये भी लिख लो, 23 में जबरदस्ती किसी काम भी नहीं करवा सकते हैं। देखिए, जबरदस्ती काम करवाना इलीगल है, गैर कानूनी है, 23 में ही कहा गया है। ना कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत है? किसमें कहा गया? आर्टिकल 23 और 24 में। 23 में ये बात कहा गया, 24 में उम्र बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, सुनो, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पढ़ा है, ये चीज़ बताया है जी। न्यायिक समीक्षा इसे कहते हैं। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कोई बताओ? देखिए, इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसने किस देश से लिया गया बताइए आप? हाँ, ये किस देश के संविधान से हम इसको बोरो किए हैं, मतलब चीज लिए हैं? नहीं नहीं, ये लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है? एमआर ध्यान दो। देखो ये क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू कहता है, अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद किस में है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि अगर कोई नियम संविधान के विरुद्ध बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अपने चश्मे से देखेगा। अपने चश्मे से क्या करेगा? देखेगा कि भाई नियम जो है सही है या गलत है। अगर उसको लगता है, उसके चश्मे में मतलब उसकी आंख में वो दिखता है कि वो नियम लीगल है, तो उसको या तो उस पूरे नियम को हटा देगा, या जिस हिस्से में उसको लगता है प्रॉब्लम, उस हिस्से को हटा देगा। यही है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, समझे? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देखती है, करती है, समझे? समझाया जी क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, इसे क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो लिखो न्यायिक समीक्षा क्या है। देखो लिखो, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू, तो लिखिए न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि अगर 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 कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना है, अगर कोई कानून संविधान के अनुरूप ढांचे में
नहीं बना है तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, रद्द कर देगी, या जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस हिस्से को रद्द कर देगी, है ना, या जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस हिस्से को रद्द कर देगी, जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस हिस्से को रद्द कर देगी, है ना, उस हिस्से को रद्द कर देगी। ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू, है ना। चले, जुडिशियल रिव्यू देखो, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया बउआ? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, इसको अनुच्छेद 32 के तहत, 32 के तहत, समझे? किसके तहत बुआ? 32 के तहत बेसिकली, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत कर सकती है। अनुच्छेद 32 रिट जारी होता है ना, पढ़ाए ना, रिट कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार रिट होता है। इधर ध्यान दो, कितना प्रकार रिट होता है? तो 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी? रिट। और हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत। आया समझ में? तो जुडिशियल रिव्यू यही होता है। लिखिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? देखिए, देखिए आंसर लिखो, अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत। देखो तो क्या होता है, समझे? कोई दिक्कत? तो किसके तहत बोल रहे? अनुच्छेद 13 के तहत क्या है? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अनुच्छेद 13 के तहत। अब देखिए क्या होता है। देखिए, हालांकि जुडिशियल रिव्यू लिखा नहीं है, तुमको संविधान में नहीं मिलेगा जुडिशियल रिव्यू। अगर एक बार तो बोल देते, लिखवा देते हैं, जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं है कहीं पर, लेकिन हाँ, जुडिशियल रिव्यू के तहत कहा गया है कि कोई अगर कानून इलीगल है, क्या है? गैर कानूनी है, तो उसको अवैध घोषित कर देगी, नल एंड वाइड घोषित कर देगी। किसके तहत? हाँ, तो लिख लो, नोट में लिख लो। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत स्पष्ट रूप से किसी अनुच्छेद में नहीं है। लिखो, नोट लिख लो। भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत स्पष्ट रूप से किसी एक विशिष्ट अनुच्छेद में नहीं है, स्पष्ट रूप से किसी एक खास अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इसका आधार अनुच्छेद 13 में निहित है। मुख्य रूप से इसका आधार अनुच्छेद 13 में निहित है। मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा, वो इसका सिद्धांत किसी खास अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इसका आधार अनुच्छेद 13 में निहित है। अनुच्छेद 13 में क्या है? निहित। कोई दिक्कत? समझे क्या बोला? देखो बच्चों, देखो इसके मुख्य आधार और देखो कहाँ कहाँ है। तो जुडिशियल रिव्यू समझ आया। संविधान में कोई वर्ड ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 13 के तहत जो है, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर कानूनी अगर कोई मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो क्या कर देगा? उसको अवैध घोषित कर देगा। समझे? कोई दिक्कत? इन सब बेसिक बातें ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो न्यायिक पुनर्विलेखन किसके द्वारा किया था? लिख लो, लिखा दिए हैं।
तो लिखो न्यायिक पुनराविलोकन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर लिखो दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा। दिखा दिया ना, दोनों सर्वोच्च न्यायालय और किसके द्वारा? हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या क्या आता है? चले आगे लिखिए, अगला सवाल याद हो गया ना? लिखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया, वितरण डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है? विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है। विभागीय शक्तियों का क्या किया गया है? वितरण। फिर सुनो पूरी बात। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है ना? हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बता है, क्या लिखा क्वेश्चन? हाँ, कौन सा अनुच्छेद? देखो किस ध्यान दो, किस अनुच्छेद में क्या बोले? शक्ति के बंटवारा। मान लो कौन तीन गो सूची हुई है, ध्यान रखो। कौन कौन सूची हो गया बोलो? पहला मान लो कौन? केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट। फिर दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट। क्या है? तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तीन लिस्ट में बांटा जाए, तो ये किस अनुच्छेद में बांटा? अनुच्छेद 246 में। लिखिए अनुच्छेद 246 में। देखो अनुच्छेद किस में बुआ? 246 में। किस अनुसूची में बांटा है? लिखो अनुसूची 7 में। अनुच्छेद 246 में और अनुसूची 7 में। याद कर लेना बढ़िया से, ध्यान सुनिए क्या बोले। हाँ 7 में याद कर लो बढ़िया, सुनो याद कर लेना है। क्या बोले? देखिए हम सब जानते हैं कि शक्तियों को बंटवारा किया गया है भाई। यूटी हो गया, मतलब केंद्र, यूनियन लिस्ट क्या हो गया? संघ सूची, जिसे किस क्या क्या, जैसे रेलवे हो गया ना, रेलवे लिख के लाना कल पूरा सूची। रेलवे हो गया, नहीं स्वास्थ्य नहीं, सुनो तुम लोग उल्टा पुल्टा करो, सुनो कंफ्यूज मत करो, समझो। बैंक समझो, याद करो बढ़िया संघ सूची में। बैंक, रेलवे, रक्षा, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, संचार हो गया, ये सब किस किस में आता है? केंद्र सूची, मतलब संघ सूची, यूनियन लिस्ट में। फिर आ जाओ स्टेट लिस्ट में, पुलिस, जितना भी पुलिस है, रेलवे पुलिस भी नहीं। शिक्षा तो संवर्धित सूची में है। शिक्षा कौन सूची में है? सुनिए बात समझो क्या बता रहे हैं। राज्य में क्या क्या आएगा? पहला आएगा पुलिस, रेलवे पुलिस, जमीन, जितना जमीन है, स्वास्थ्य, मार्केट, ये सब, खेती किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में। और समवर्ती सूची में तुमको बोलेंगे तो बोलोगे शिक्षा वन, शिक्षा वन, और क्या? विवाह, गोद लेना, ये सब किस में आएगा? संवर्ती सूची में। याद हो गया? तो ये जो तीन लिस्ट जो बटा है ना, ये किस अनुच्छेद में बटा है? 46। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 7 में बटा है ना, अनुसूची 7 में बटा है। कोई दिक्कत? एक काम कर, तुम लोग पूरा लिस्ट लिख के लाना, यूनियन लिस्ट में पूरा जितना होगा लिख के लाना है। यूनियन लिस्ट में क्या होगा, स्टेट लिस्ट में क्या होगा, गूगल में बोलोगे आ जाएगा, ठीक है? बढ़िया से याद करनी है, लिस्ट बहुत जोड़ी है। समझ आ गया जी? अलग लिखो, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? देखो
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताओ, देखो एक दिन तुम लोग को पढ़ाएंगे, पूरा अमेंडमेंटे पढ़ाएंगे, संशोधने पढ़ाएंगे, तो बहुत आसान है। बताओ किस रिलेटेड है? 52 नहीं याद है? दल बदल कानून से। किससे? लिखो, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। कोई दिक्कत? कौन से लॉ के थ्रू? दल बदल कानून के द्वारा, ठीक है। इसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है। याद हो गया? याद हुआ ना? एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आएगा? अच्छा, इसमें क्या गया कहा गया था, अगर कोई नेता अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है तो जो जिस पद पे होगा उसकी पद चल खत्म हो जाएगी। समझे? ये 52वां संविधान संशोधन, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे ना, तो एगो नेता था आया राम, राम करके, आया राम गया राम, तो आता था गया था, आया था गया था, मतलब पार्टी में बदला। एक ही दिन में क्या को पार्टी बदल दिया। नीतीश कुमार की तरह या किसी नेता की तरह, हम बता रहे एग्जाम्पल। तो पार्टी को क्या करता था नीतीश कुमार? तो पार्टी नहीं बदला। नीतीश कुमार क्या किया, पार्टी रहा जेडीयू में ही, वो अपना पाला बदल दिया। मतलब कभी आरजेडी के पास, कभी बीजेपी के पास, कभी आरजेडी के पास, कभी बीजेपी के पास। एक दल बदलना, जैसे हमें अगर, जैसे अभी हाल ही में मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी एक प्रवक्ता थे आरजेडी के, वो छोड़ दिए, कहाँ आ गए? बीजेपी में आ गए। बीजेपी लगा उसको अच्छा है तो बीजेपी में आ गए। जैसे अभी केसी सिन्हा, मैथ के टीचर, जिसका तो लोग किताब बनाते हो, पहले जन स्वराज में थे, कहाँ आ गए? बीजेपी में आ गए। ऐसा समझे? तो हालांकि केसी सिन्हा तो कोई पद पे थे नहीं, वो हटते क्या, तो क्या कौन पार्टी को छोड़ दिए? जन स्वराज को छोड़ दिए, किस पार्टी में आ गए? बीजेपी में आ गए, है ना। तो ये होता है दल बदल कानून। चलिए लिख, चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? लिखो, सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। संसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है बुआ जी? आगे क्वेश्चन लिखो, दल बदल कानून किस संविधान के किस अनुसूची में है? दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में? टोटल 12 अनुसूची है, तो संविधान के किस अनुसूची में है? देखो, संविधान की अनुसूची नंबर 10 में है। कौन सी अनुसूची में बुआ? अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल का एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में। देखो पूरी बात समझो, अगर आपसे पूछे संविधान में बदलाव हुआ था ना, पहले ये नियम नहीं था, कोई आदमी किसी पार्टी में जाओ आओ कोई मतलब नहीं। लेकिन देखा राजीव गांधी ने कि यार भाई ये तो बहुत बड़ा गलत चीज़ हो रहा है, लोग लोभ के लिए, पद के लिए क्या कर रहा है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी पहुंच जा रहा है, दूसरा को छोड़ के तीसरा में पहुंच जा रहा है, चौथा पहुंच जा रहा है, जिसको मन है वैसे में तो पूरी पॉलिटिक्स की वाट लग जाएगी। इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक नियम बना दिया। एक कमिटी था, चौहान कमिटी। कौन कमिटी? तो उन्होंने एक परिभाषा दिया दल बदल का। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कमिटी ने परिभाषा दिया था? चौहान समिति। तो उसने कहा कि एक नियम बना दीजिए, एक परिभाषा दिया दल बदल का, और उसने उसी की सिफारिश पर 52वां संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है बताए थे? बदलाव, अमेंडमेंट। तो इससे पहले 51 बार हो चुका है, अभी तक 106 बार हो चुका है। कितना बार? 106 बार संविधान को चेंज कर किया जा चुका है। या तो संविधान में नया चीज ऐड किया जा रहा है, या जो जो चीज बना है उसमें बदलाव किया जा रहा है। समझे? अभी तक कितना कर दिया गया है? 106 टाइम्स। जैसे देखिए, जैसे बात करते हैं अनुच्छेद
संविधान संशोधन 103 के तहत ईडब्ल्यूएस दिया गया। क्या दिया गया? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी ऊपर जाति के लोग हैं उनको 10% आरक्षण। कितना परसेंट आरक्षण? तिलक तराजू तरवाज को, तिलक ब्राह्मण, तराजू हुआ बनिया, कायस्थ तलवार हुआ राजपूत। जो ऊपरी जाति है ना, तो ऊपरी जाति के लोगों को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 103वां। कहते याद कर लो, पूछा जाता है 103 में क्या दिया गया है? ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसे ब्राह्मण हो गया, भूमियार ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, मुसलमानों के लिए भी खान पठान शेख हो गए मुसलमान में, उन सबको भी क्या दिया गया है? ईडब्ल्यूएस। क्या दिया गया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या दिया? 10% आरक्षण। जैसे 101वां है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड वस्तु और सेवा कर, है ना, तो 101वां दिया गया है। इसी प्रकार 52वां क्या दिया गया है? दल बदल, ठीक है, याद करना मत भूलना, ये सांसद और विधायक पर लागू होता है, ठीक है। चलो तो चलो लिखो तो 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? लिखो, ऐसे लिखो, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अनुच्छेद किसके तहत? 101 के तहत, 101 के तहत। वस्तु और सेवा कर जीएसटी। कोई सामान खरीदते हैं ना जी, जैसे माइक खरीदे हैं तो माइक पे भी लगा जीएसटी, मोबाइल खरीदे हैं इस पे लगा जीएसटी, है ना। जैसे चश्मा खरीदे हैं तो चश्मा का लेंस पर जीएसटी लगा है। हर वस्तु पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। आया समझ में? हाँ, अगर आपसे कोई पूछेगा कोई दिक्कत तो अनुच्छेद 101 के तहत लिखो, आगे लिखो, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। लिखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली, ECONOMI, इकोनॉमिकली, CALLY, इकोनॉमिकली वीकर, WEAKER, वीकर सेक्शन, SECTION, वीकर सेक्शन, इसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। क्या बोलते हैं? ये क्या है? हाँ, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। देखिए टोटल अभी तक 26 तक जब हम पढ़ा रहे हैं तो टोटल 106 बार संविधान को बदलाव किया गया है। लेटेस्ट किया गया है, बता देते हैं, लेटेस्ट 2023 में किया गया था बदलाव। अभी फिर से बदलाव करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाया। 107वां बदलाव करने का प्रयास किया गया लेकिन बिल पारित नहीं हो। लोकसभा में सीट को चेंज करना चाहा था, लोकसभा में सीट को क्या करना चाहा? चेंज, लेकिन सीट विपक्षियों ने हल्ला गुला कर दिया। भाई बदलाव के लिए तो आपके पास होना चाहिए बहुमत, नहीं हो पाया। 106वां क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिला का सीट 33% रिजर्व किया गया। कितना परसेंट? कहा कि अगर मान लो 100 सीट है, कितना सीट है? तो 100 सीट है तो उसमें 33 को सीट महिला लड़ेगी, लोकसभा का सीट, और किसका? राज्य में विधायक का सीट को लड़ेगी। तो महिला को बढ़ाने के लिए ऐसे सीट किया गया। ऐसा में क्या बोले? क्या योजना का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति
इसमें टोटल 33% आरक्षण दिया गया है सीटों में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 300 सीट है मान लो, तो 300 का 33%, कितना परसेंट, 93 सीट। 300 गुने 33/100, 2 0 कट गया, 33 या 99 सीट क्या होगा, महिला का रिजर्व होगा। मतलब ऐसा ये लड़की या महिला जो बोलो, दोनों में होगा। लड़की नहीं लड़ती है चुनाव, लड़की चुनाव लड़ती है। लोकसभा का सीट कितना साल में होता है लड़ने के लिए, 25 साल में। हाँ, लोकसभा का लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो 106वां संविधान संशोधन क्या है, लिखिए 106वां संविधान संशोधन क्या है, लिखिए 106वां संविधान संशोधन क्या है, लिखिए। तो लिखो बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, देखो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत क्या लिखा हुआ, नारी शक्ति अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% महिलाओं के लिए 33% सीट का व्यवस्था किया गया है। कितना परसेंट, 33% सीटों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कितना परसेंट सीट बाबू, 33% सीट, याद रहेगा ना जी। तो कोई पूछे बता दोगे ना, कितना परसेंट सीट, किस योजना के, किस संविधान संशोधन के तहत, 101, चलो 101वां याद हुआ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कैसे याद किया हम बताते हैं, ईडब्ल्यूएस कैलकुलेटर है 3 गो, 103वां। अरे 103वां क्या है, बड़ी जातियों को 10% आरक्षण। जब ये हुआ था, लालू का बेटा इतना हल्ला किया था, बाप रे बाप, उसको लग रहा है कि उसका बाप के घर से दिया गया है, तो ऐसी को लग रहा था कि बाप रे भाई पिछड़ों की हकमारी है, ये है वो है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये वो, मतलब उसको दिमाग नहीं है कि हर जाति में गरीब होता है, दलितों में गरीब होता है, माल दलितों में गरीब होता है, एससीओ में गरीब होता है, एसटीओ में गरीब होता है। उसको लगता है कि सब ब्राह्मण में सब चांदी के, सब जो है चांदी के चम्मच से ही क्या होता है, पैदा लेकर होता है। हाँ, जनरल में ही, जनरल में कौन, जो जो आर्थिक रूप से कम, जिसकी सालाना 8 लाख से कम है इनकम, जिसकी सालाना इनकम कितना है, 8 लाख से कम है, तो क्या है वो, ईडब्ल्यूएस। 8 लाख से कम जिसकी इनकम है, वो आएगा किस में, बहुते लोग आ जाएगा 8 लाख से कम। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 लाख में 12 से भाग करना, उतना से अगर कम है आपका तो क्या होगा, हाँ, ईडब्ल्यूएस 8 लाख से कम है तो बनेगा साल में, कितना में, साल में, ठीक है। यानी अगर घर में 65,000 से ऊपर कमाता है तब तो नहीं बनेगा, 65,000 से नीचे है तो बन जाएगा सालाना। मतलब हम भाग किए, एक बार देख लेना, 8 लाख में 12 से भाग कर देना। मेरा नाम, एक होता है पीला कार्ड, एक तो हुआ गरीबी में, पीला कार्ड मतलब गरीब और महागरीब, एक होता है लाल कार्ड बीपीएल, एक होता है एपीएल। तो बता रहे थे 8 लाख में 12 से भाग करके देखे हैं, 66,666 रुपया, कितना, 66,666 रुपया से 6,666, 66,666 रुपया से कम अगर तुम कमाते हो तब तुम क्या हो, ईडब्ल्यूएस में आओगे। अगर 66,666 रुपया से ज़्यादा कमाते हो तो तुम ईडब्ल्यूएस के पात्र, तुम्हारे परिवार में मिला करके, मतलब मम्मी पापा मिला करके, मम्मी पापा भाई सब मिला करके, एक परिवार में अगर कोई अलग है, मान लो कि हम अलग हैं, तो हम और मेरा, मान लो मेरा बेटा का अकाउंट होगा, तो इसमें किसका अकाउंट होगा, मेरा और मेरी वाइफ का, कि मिला के
8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ आया? हाँ, चलिए, तो ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने बता देता। ईडब्ल्यूएस कौन सा किस में आएगा? 103 में आएगा। जीएसटी किस में आएगा? 101 में। 106 में बताइए दिए क्या बोला हुआ था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को क्या किया गया है? हाँ, ये आरक्षण दिया गया, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए, चलो अगला लिखो बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगला सवाल। चलो लिखिए, आप लोग सवाल लिखिए। सवाल एक काम करो, सुनो तुम लोग, एक काम करना, गूगल में बोलना प्रमुख संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? कल हमको लिख कर सुनाना, याद करके, हो जाएगा ना? हालांकि मैंने बता ही दिया तुम लोग को, 106 बता दिया, 101 बता दिया, इसी बता दिया, और जो है 61वां संविधान क्या है पता है? ये बहुत फेमस एग्जाम में आता है, बताओ 61वां संविधान संशोधन क्या, कोई बताओ? 61 में क्या हुआ था? देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो वोटिंग का एज, ध्यान दो, वोटिंग की एज को 21 साल से हटाकर 18 साल कर दिया। पहले कितना साल वोट होता था? 21। नहीं लगा कि 21 साल ज़्यादा है, तो उसको कितना साल कर दिया? 18 साल। तो 18 साल में वोटिंग होने लगा, कम किसके तहत? तो लिखो 61वां संविधान संशोधन क्या, लिखो वोटिंग के एज को, वोटिंग के एज को क्या कर दिया गया? वोटिंग के एज को हटा करके 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो आगे लिखिए। अब लिखो 105वां, बहुत महत्वपूर्ण, लिखो 105वां। आगे 105वां लिखो, X105 संविधान संशोधन। देखो इसमें क्या है, लिखो राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई। लिखो राज्यों को अपनी स्वयं की, स्वयं की, स्वयं की, खुद की ओबीसी, ओबीसी मतलब लिख लो ब्रैकेट में अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई। राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी मतलब, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई है ना? ये किस में किया गया है? 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब सिंपल समझो, राज्य को ये पावर दिया गया, तो अपना ओबीसी का खुद का सूची बना सकते हो अलग से। समझे? किसकी सूची? ओबीसी की सूची। किसमें? राज्य में। और एक कौन संविधान संशोधन है? 105वां तो ये हो गया ओबीसी। एक और बताओ, जिसे छोटका संविधान कहते हैं, 42वां। ये तो बहुत, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कोई दिक्कत? चल आगे लिखिए, 42वां संविधान संशोधन। लिख लो, इसलिए को लघु संविधान कहते हैं, छोटा संविधान। इसमें बहुत ही कुछ ऐड किया गया था, हम लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान। लिखिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, याद करना। और 74वां नगर पालिका से, नगर पालिका से। समझे? 73वां क्या? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां किससे?
नगर पालिका से, है ना, याद रहेगा। 73वां किससे है जी? व्यवस्था से। 74वां किससे? नगर पालिका, मतलब नगर निकाय से, मतलब जैसे नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, इन सब से रिलेटेड, ठीक है, शहरी या स्थानीय निकाय से रिलेटेड। अब लिखो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसका साल भी याद करना। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 लिख लो। इसमें ना शिक्षा को लिखो, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या बोले बुआ? शिक्षा क्या बनाया गया जी? फंडामेंटल राइट। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ, ध्यान दो। अनुच्छेद में एगो अनुच्छेद जोड़ दिया, संविधान में एगो अनुच्छेद जोड़ दिया नया, अनुच्छेद 21A। कौन है? इसमें कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए पढ़ाई में पैसा नहीं लेता है स्कूल में, समझे? हाँ, तो हम सब बच्चा थे, देखते थे स्कूल से लिखा रहता सर्व शिक्षा अभियान 2002 SS से, तो नहीं सोचते थे कि क्या है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें सबको अभियान मतलब पढ़ाई लिखाई मिलेगा, कितना से उम्र तक? 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी तो सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 1 रुपया नहीं लेता है। ये फंडामेंटल राइट लिया गया, समझे? तो क्या लिखा 86वां संविधान संशोधन में? क्या लिखा पढ़ो। शिक्षा को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया, समझे? कब बनाया? इसमें लिखो अनुच्छेद कौन से जोड़ा गया? 21 से। लिखो संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A। क्या जोड़ा गया जी? लिखो इसमें बच्चों को 6 से 14 साल तक मुफ्त शिक्षा मिलेगा। लिखो इसमें बच्चों को 6 से 14 साल तक क्या मिलेगा? फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात की गई है, समझे? किसकी बात की गई है? फ्री एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के तहत एक चीज और जोड़ा गया, देखो इसी के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसमें कहा गया अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तुम्हारा मौलिक कर्तव्य होगा। लिख लो, देखो लिखो इसी 86वां संविधान संशोधन के तहत ही, देखो 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके तहत माता पिता का यह दायित्व होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। देखो 11वां मौलिक कर्तव्य, कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां मौलिक कर्तव्य। पहले 10 को मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में, इसी अमेंडमेंट के तहत। किसके तहत? क्या लिखा? लिखो लिख लिख माता पिता अपने का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करने का अवसर दे। क्या दे? अवसर, उसको मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे, वो पढ़ सके। सर मैं क्या बोला? तो 86वां संविधान क्या हो गया बच्चों? इसमें 2 चीज किया गया, बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया गया। क्या दिया गया? 6 से 14 उम्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। ईमान देखो बहुत एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम पूछेगा ये। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। किसके तहत? ए के तहत। ये 86वां हो गया। 73वां बता दिए, पंचायती राज। 74वां नगर पालिका। 61वां बता दिए, वोटिंग के एज को। अच्छा इसको कैसे याद करें? 61वां, 61वां हमेशा याद किए, 61 21 दोनों का अंत में 1 है, तो 21 साल से हटा क्या कर दिया? 18 साल। 52वां बताए दिए थे, दल बदल कानून। और 44वां पता है ना क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार क्या किया गया?
हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, 42वां बतबे किए हैं। लघु संविधान क्या कहा गया? इसमें मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बहुत सारे पंथ निरपेक्ष पढ़ाए हैं, लिखा दिए पूरा, यही पढ़ाए थे। हाँ, समाज प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलो ये सब हो गया। एगो लिख लो, पहला संविधान सेशन एग्जाम में पूछता है, खाता कहाँ से खोला था? देखिए, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान, ये तो एग्जाम में खूब पूछता है कि पहला क्या है बताओ। देखो ये समझो, बहुत आसान है। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। देखो संविधान पहले 8 अनुसूची था, क्या अनुसूची था? अब हो गया 12 अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो रहता है ना, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। समझो क्या बता रहे हैं, इसमें क्या जोड़ा गया? 9वां अनुसूची को बना करके इसमें डाल दिया, जो विषय को डाल देता 9वीं अनुसूची में, उससे सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको, उससे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। लिखो, देखिए पहला संविधान संशोधन लिखो 1951 में हुआ, शुरू में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। देखो इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। लिखा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया जी? लिखो, ताकि भूमि सुधार कानूनों को, ताकि भूमि सुधार कानूनों को, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। समझे क्या बोले? किसको? नहीं, भूमि सुधार, देखो पूरा कहानी समझो। देखो क्या है, देखिए ध्यान से समझाते, थोड़ा कहानी समझो क्या है। सरकार चाहती थी कि भूमि का सुधार करे, क्या करे? जमीन को सुधारे। एक लोग केस कर देता था, क्या कर देता है? केस। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरा, मान लो कि सिंपल समझो, यहाँ से हाईवे जा रहा है, क्या जा रहा है? हाईवे। आज जमीन तो मेरा है, तो हम बोलेंगे हम जाने नहीं देंगे, हम विकास नहीं होने देंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में सरकार को लगा कि तब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब पहुंच जाएगा, तब ब्रिज कैसे बनेगा? ध्यान दो, ब्रिज कैसे बनेगा, पुलिया कैसे बनेगा, हाईवे कैसे गुजरेगा? तो एक काम किया, बोला कि एक काम करो, तुम्हारा सब हम ना टेक्नोलॉजी निकाल देते हैं। बोला कि इस एक नियम बनाया, 9वीं अनुसूची, इसमें क्या किया? भूमि सुधार वाले को 9वीं अनुसूची में क्या किया? जोड़ दिया। और नियम यह है कि जो भी चीज 9वां अनुसूची में पहुंच जाता है, उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। समझे? जैसे मेरा जमीन गया, हाईवे पे गया ना, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए हमारा जमीन गया है, तो हम जमीन नहीं जाने देंगे, मेरा जमीन है, हमारी जमीन से हम नहीं जा दे, हम खरीदे थे पहले का। सरकार तब क्या करता है? तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट हमको हमारा खारिज कर देता। क्या करता? कहता देखो ऐसा बात है कि ये जो है 9th शेड्यूल का बात है, इसमें हमारा हाथ खड़े हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कुछ नहीं कर सकता है। ये पहला बार ही बदल चुका है, संविधान में संशोधन कर चुका है। बोली बात, क्या कर दिया है? संविधान में संशोधन कर दिया गया है। कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये है पूरा क्या माँ, पहला। हाँ, एक बच गया, और एक बच गया, लिख लो, एक और लिख लो। देखिए
सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956, ये लिखो, सातवां संविधान संशोधन 1956, ये क्या है समझिए। इसमें क्या किया गया, इसमें राज्य बनाया, क्या बनाया गया, राज्य। इसे राज्य देखो, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। इसके तहत 14 गो राज्य, कितना राज्य बनाया, और 6 गो यूटी बना। यूटी जानते हो ना क्या, केंद्र शासित प्रदेश। कितने यूटी बने थे, देखो परिभाषा समझो। एक अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके तहत 14 राज्य बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। किसके तहत, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। लिखो, देखिए, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, क्या लिखा, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। समझे, राज्यों का क्या किया था, पुनर्गठन किया गया था। इसलिए लिखो, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया था, लैंग्वेज के आधार पर। इसमें 14 गो राज्य बना था, क्या बना था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना था। कितना राज्य, 14 गो राज्य बना था। समझे, कितना राज्य बना था जी, 14 गो राज्य बना था। ठीक है, चले, बाकी ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने मेन मेन बताया, लेकिन अभी भी छूटा है, अभी भी बहुत ही छूटा है मेन मेन। मतलब लेकिन इतना कम से कम याद कर लेना है। ये संविधान, अच्छा संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में खूब पूछता है कि संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था। ठीक है, क्या आज रहने देते इतना ही, ठीक है, ओके बाय।